You're watching Breaking Barriers with your host आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज काफी दिन के बाद एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब संजय दीक्षित जी। संजय दीक्षित को आप कौन नहीं जानता। जयपुर डायलॉग आप देखते हैं और फिर वो इसके अलावा समिट्स भी करवाते हैं, हमने वो भी देखी। जयपुर डायलॉग्स के थ्रू समिट्स हुई। वो ऑथर भी हैं, राइटर भी हैं, स्पीकर भी हैं। संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। धन्यवाद आपको, थैंक यू। नमस्कार, एंड थैंक यू आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। जी। हमारे दर्शक जो हैं वो आपके दर्शक भी हैं, बल्कि आपके दर्शक हमारे दर्शक भी हैं। संजय जी, हमने आज बात करनी है, अपने व्यूवर्स को बताएं एक बहुत सिग्निफिकेंट डे, एक ऐसा फेस्टिवल जिसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है भारत में और भारत से बाहर पूरी दुनिया में। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और वो क्यों मनाया जाता है? क्या उसका भी कोई एस्ट्रोनॉमिकल एक है चक्कर? क्योंकि इससे पहले हमने महाकुंभ पे बात की थी और संजय दीक्षित जी को मैंने फिर एक बार इस टॉपिक पे रिक्वेस्ट की कि नहीं आप ही आइए, क्योंकि आप जानते हैं कि इन टॉपिक्स पर जितनी गहराई से ये बात करते हैं बहुत कम लोग बात करते हैं इस पे। यार वो हर टॉपिक पे ऐसे बात करते हैं। लेकिन संजय जी, इससे पहले कि महाशिवरात्रि की तरफ हम आए, आपको चले ये भी एक खुशी की वो इवेंट होता है तो हम आपको मुबारकबाद भी दे देते हैं। सर, आप लोग मैच जीत गए और बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया आपने। पता नहीं, तो कह रहे हैं कि साहब कोई 22 पंडित बैठे हुए थे, उन्होंने जिता दिया। संजय जी, आपने मुझे लगता है सिलेक्ट करके भेजे थे। लेकिन वो 22 पंडित वाली जो थियरी है, उसमें मजे की बात यह है कि अभी मैं जो है ना, एक स्पोर्ट्स चैनल भी हमारी बन गई है, तो उस पे ही मैं ये बोल रहा था कि वो 22 पंडित जो थे, वो इसकी थ्योरी ये थी कि साहब कि दुबई में मैचेस इसलिए कराए गए कि पंडित वहाँ जा सकते थे, पाकिस्तान में होता मैच तो वहाँ नहीं जा सकते थे। तो मैं ये पूछ रहा था कि भाई ये जो न्यूजीलैंड वाला जो मैच हारे हैं, उसमें कौन से पंडित थे? वो तो कराची हो में हुआ था। सकता सर, हो सकता है न्यूजीलैंड वालों ने भी आप लोगों से उधार लिए हो। और अब खबर ये आ रही है कि साहब ये जो अगला मैच जो हो रहा है बांग्लादेश वाला, वो शायद हो ना पाए। जैसे आज का मैच जो है वो इज गेटिंग रेन्ड आउट, वहाँ रेन्स हो रही है। और परसों जो मैच है बांग्लादेश से पाकिस्तान का, उसमें भी रेन प्रिडिक्टेड है। तो तो वो लगता है काम जो है वो पाकिस्तान वालों ने करवा लिया किसी से कि भाई देखिए पंडित इतने इफेक्टिव हैं, तो इन्होंने भी कोई पीर वीर मंगवा लिए हैं जिससे कि साहब की बांग्लादेश से मैच बच जाए और थोड़ी इज्जत रह जाए। सर, बात ये मुझे ये बताएं कि वो तो इतनी तैयारी थी पाकिस्तान में, तो वो तो कह रहे थे हम इस दफा भारत को हरा के दम लेंगे, इस दफा तो भारत को हराना है और जीतना है। अच्छा, फिर इससे पहले ये वाली प्रेडिक्शंस आ रही थी कि भारत के कुछ नजूमियों ने कहा कि पाकिस्तान जीतेगा, तो सब तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए। उन्होंने कहा जी बस, अब तो उनके पंडित भी ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हो गया है मुकमुका, तो पाकिस्तान जीत जाएगा। तो वो उल्टा ही हो गया सर। अल्टीमेटली मुझे ये बड़ी हंसी आती है कि कम से कम ये जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है ना, तो मोर फ्रॉम पाकिस्तान साइड, थोड़ा बहुत हमारे साइड से भी होता है कि उसमें सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स गेट इन्वॉल्व। अरे भाई, मैच को मैच के हिसाब से खेलो, लेट इट बी ए स्पोर्ट। लेकिन नहीं, उसमें जो है वो आपके तो जो पाकिस्तान के तो प्लेयर्स ही वही काम करते हैं, बगैर मतलब जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना। और अगर कोई जीत जाए तो या 100 हो जाए तो वहीं पिच के ऊपर नमाज पढ़ने लगना। और वो तस्वीर चला रहा था वो, कौन आपका कप्तान के साहब मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। अरे कलमा पढ़ने से नहीं होता है भाई, क्रिकेट में मैच में जोर दिखाना पड़ता है। वहां पे दिल गुर्दा जिगर चाहिए वहां पे। अब जिस तरह से खेल रहे थे पाकिस्तान वाले, तो सही कह रहे हैं जो मैं देख रहा था, जो पुराने जो प्लेयर्स हैं। और रियली अगर हम कंपेयर करें तो जो पुराने प्लेयर्स थे पाकिस्तान के, एक जनरेशन पहले वाले, जिसमें आपके वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इमरान खान हिमसेल्फ, और उसके पहले भी आपके सरफराज नवाज, या उससे पहले आपके माजिद खान वगैरह, ये सब थे वसीम जो राजा, हाँ। ज़हीर अब्बास, वसीम राजा, फिर अभी आपके ये शोएब अख्तर, हम्म। और इतने सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, टॉप क्लास प्लेयर्स। सर, वो और असल में इवन संजय जी आपके ये बात ये है
उस यूसुफ वक्त जो तक। था ये, जी जी। लेकिन बाद में मैं ये एनालिसिस कर रहा था कि बाद में जो है इसमें इन्होंने जब इंतमाम के बाद में ये इंतमाम ने ये सईद अनवर इन्होंने ये हरकत यहाँ शुरू की थी कि ये जो है इसको वो पूरी तरह से इन्होंने इस्लाम से जोड़ दिया और इस्लामिक सुप्रीमेसिज्म के चक्कर में वो ड्रेसिंग रूम में जब इस्लाम आ गया उसके बाद से इनका डिक्लाइन शुरू हुआ। सर प्रीचर बन गए ना, और मौलवी बन सारे गए। के प्रीचर बन गए, सईद सईद अनवर प्रीचर बन गए, सखलेन मुश्ताक प्रीचर बन गए, इंजमाम जो है वो अपने वही वो मूंछलेस दाढ़ी बढ़ा के चारों तरफ घूमते हैं और उसी ड्रेस में बैठ के क्रिकेट के एनालिसिस करते हैं। ये जो है ना, ये आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस जो इन्होंने मिक्स किया। जैसे रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स है पाकिस्तान में, उसी तरह रिलीजन और स्पोर्ट मिक्स कर दिया। इसीलिए हर बार जो है वो एक उसको एक जुनून की हद तक ले जाते हैं और उसके बाद फिर और होते हैं। अरे भाई एग्जैक्टली। क्रिकेट जो क्रिकेट की जगह मैं आई हैव बीन अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस। नो आई डोंट नो, अब हाँ पता मैं चला मुझे। हाँ, मैं तो स्वयं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ और आई नो एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स टू विन। हमारी राजस्थान टीम थी जिसको कभी भी वो हमारा रणजी ट्रॉफी होता है जो नेशनल चैंपियनशिप, कभी जीती नहीं थी। और व्हेन आई बिकेम द प्रेसिडेंट, और मैं प्रेसिडेंट भी था, सेक्रेटरी भी था, तो देन आई एनालाइज द कॉज और मैं पाया कि भाई हमारे यहाँ सुपरस्टार कल्चर है। आई फाउंड कि टीम में सुपरस्टार कल्चर है, कि वहाँ कोई हमारे 4 सुपरस्टार हैं, वो 4 सुपरस्टार वो सोचते हैं कि साहब की उनकी जगह पक्की है और उनको दे जस्ट नीड टू डू द मिनिमम टू स्टे इन देयर प्लेस। पहला काम मैंने किया, चारों सुपरस्टार को बाहर किया और चारों सुपरस्टार को बाहर करते ही जो टीम में डिसिप्लिन आया है, जो टीम में कमिटमेंट आया है और जो पूरा स्टाफ मिल के लगे, दे वन द चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। 80 साल की हिस्ट्री में पहली बार वो चैंपियनशिप जीत गए, सुपरस्टार्स को बाहर कर दिया। और आई एम वेरी गुड। टोटली अगेंस्ट दिस सुपरस्टार कल्चर। जो क्रिकेट है वो प्योरली आपकी स्पोर्टिंग मेरिट पर खेला जाएगा, तभी आप जीत सकते हैं। आप अपने यहाँ कोई सुपरस्टार का कोटा रख देंगे, कोई पॉलिटिशियंस का कोटा रख देंगे, कुछ रख देंगे, तो भाई ये जरूरी थोड़ी है कि सामने वाली टीम में भी ये कोटा हो। अल्टीमेटली यू गोइंग टू फाइट द टीम व्हिच इज देयर अगेंस्ट यू। तो उसके एग्जैक्टली। साथ आपको फाइट करना है तो यू हैव टू गो 100% ऑन मेरिट, 100% डेडिकेशन। और एक और हमारे यहाँ और वो हुआ करते थे पहले, उनका थोड़ा बहुत वो था, तो वो ही वाज आल्सो पुट ऑन नोटिस। ही वाज पुट ऑन तो नोटिस ये कि ना भाई आपने तुमको बड़ा। परफॉर्म करना है। ये रूल डाला कि जो कोई डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप नहीं खेलेगा, ही विल नॉट गेट अ प्लेस इन द रणजी ट्रॉफी साइड। इम्प्लीमेंटेड इट स्ट्रिक्टली। वहां पे तो जो सर प्लेस एक जो दो मिलती है। सुपरस्टार बचे थे वो भी गए डिस्ट्रिक्ट्स में जाके मैचेस खेले उन्होंने। एंड देखे यू ना। सी द रिजल्ट। हाँ। लगातार 2 साल नेशनल चैंपियनशिप जीती उसके बाद। सर मैं तो कहती हूँ कि पीसीबी का चेयरमैन आपको ही बना दे। ना साहब। संजय जी देखिए, इतना बड़ा मैं आपको ऑनर दे, पीसीबी का चेयरमैन आप बन जाए। तो आप कहें कि जी ये वाले देखे ना आप, ये वाले जो रूल्स आपने कहे, ये वाले रूल्स आप जब करेंगे लागू तो फिर तो वो तो टीम इंडियन टीम जैसी बनेगी ना, स्ट्रांग जीतेगी फिर। आपने ये बड़ी गहराई से एनालिसिस किया। इस ऐसा एनालिसिस मैंने पहले नहीं सुना, ना ही किसी ने इस पे बात की। कि देखें, ये तो बात चल रही है, ये तो हमें पता है हमेशा से ना कि नेपोटिज्म चलता है वहां पर, किसी का भाई भतीजा, जिस तरह पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में होता है उसी तरह स्पोर्ट्स में भी होता है। किसी के भतीजे को तो लगा दिया, एक है किसी ना के भाई को वो लगा दिया, किसी एक, के दामाद को लगा दिया, जो जो कि कौन एक है वो स्कोर ये या सिफर बना के आउट हुआ। 140 केजी वाला, किसका बेटा है वो? सर एक शाहीन आफरीदी का आपको पता है? हाँ शाहीन का तो वो तो ठीक है दामाद है। जी, ठीक है, हाँ। वो तो दामाद जी हैं, दामाद जी। जी बिल्कुल, तो दामाद जी हैं, फिर इसी तरह और कोई कोई भतीजे जी हैं, कोई कोई हैं, इसी तरह है। तो सर और फिर एक और बात जो आपने कही कि स्पोर्ट्समैन का कोई काम नहीं है प्रीचर बनने का, कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है। आप जब स्पोर्ट्स से निकल जाएं आप जो मर्जी करें। स्पोर्ट्समैन बनकर आपने जब मौलवी बन गए आप साथ में, फिर आपने एक्सरसाइज भी छोड़ दी, फिर आपने की फिजिक भी ऐसी हो गई कि आप ग्राउंड में खड़े होकर जमाइयां लेते हैं। ये सब कुछ शामिल है इस चीज में कि यहाँ तक पहुंची है ये टीम। मैं तो खुद ये बात करती हूँ।
लेकिन एनीवेज संजय जी, आपका जो एनालिसिस है इस पे भी बड़ा इसमें जबरदस्त से आपने किया। रिजवान कह रहे थे कि भाई ही वाज प्रेजिंग फिटनेस ऑफ विराट कोहली। तो भाई आप, फिटनेस एक ऐसी चीज है जो कोई भी एक्वायर कर सकता है, उसके पास टैलेंट हो या ना हो, फिटनेस तो कोई भी एक्वायर कर सकता है, उसके लिए मेहनत करता है। एग्जैक्टली, तो क्या उसमें दिक्कत क्या है? मसला है? हाँ। वो क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसको आपके T20 वर्ल्ड कप में ले गए थे, वो हेवी वेट 140 kg वाला, आजम खान नाम है, क्या है उसका? इन सब वो नहीं, वो था सर, पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, वो भी किसी कोई का इसी बेटा तरह। है, किसी किसी हाँ। कलेक्टर था या कौन था, किसी का बेटा है वो, नाम नहीं याद आ रहा मुझको किसका बेटा है वो। तो मतलब ऐसे प्लेयर्स आप 2020 में खिलाएंगे, उसे हिला नहीं जा रहा। देखा, वो बड़े छक्के मारता है, बड़े लंबे लंबे। अरे यार, बस देख लेना सर, फिर कमाल है। यही हाल है। या आपने सही कहा, एक और बात आपने बड़ी कि भाई जो आपकी फिजिक है, जो आपकी फिटनेस है, विराट की है अगर, तो आप वो तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, उसकी अगर आप तारीफ करें और आप हासिल नहीं कर पा रहे तो फिर कमी आप में है कुछ। विराट इज हम्म। 36। हम्म। और जडेजा इज ऑलमोस्ट सेम। जडेजा, जरा आप उनका जरा एथलेटिसिज्म देखिए, जरा हाँ। उनका डेडिकेशन देखिए, जरा फील्ड पे उनके पास से कोई बॉल निकल जाए कि मजाल है। हाँ। और एग्जैक्टली। विराट तो नोन है उसका कि वो तो 2020 भी सिंगल डबल निकाल के और एवरेज दे देता है, छक्के मारने वालों के बराबर। ऐसे ही, ऐसे ही। चलें संजय जी, इससे हम निकल कर अब, वैसे तो ये पता नहीं कब तक ये रहेगा ये कि चलता रहेगा, लेकिन मेरे जब आप तो तक। आपके तो वो पाकिस्तान की टीम की इज्जत बच गई, परसों का मैच वॉश आउट हो जाएगा तो दे आर सेफ। अच्छा। बांग्लादेश से उनको खेलना नहीं पड़ेगा, तो कहीं वो जो रिस्क है कि कहीं वो बांग्लादेश से हार जाए तो 3-0 हो जाएगा, तो वो उस बेइज्जती से तो शायद बच गए। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये जो पीर नजूमी वाला काम जो है वो पाकिस्तान की टीम कर रही है कि तीसरे टीम से वो रेंस ले आए, तो 3-0 से बच गए। बारिशें बारिशें करवा रही नजूमियों की तरफ। संजय जी, अब हम बढ़ते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ जिस पे हमने बात करनी है आज। ये तो हमने हो ही रही है इस पे बात, तो इसलिए बात कर ली। तो शिवरात्रि ये जो है और शिवरात्रि, इन दोनों में फर्क क्या है ये बताइए। सबसे पहले बताइए कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों इतने धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, शिवरात्रि तो हर महीने होती है, जो आपका लूनी सोलर कैलेंडर है भारत का। भारत हैज ए यूनिक कैलेंडर, लूनी सोलर, जिसमें लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर दोनों को मिल के बनाया हुआ है। तो क्योंकि को पता था कि भाई जब आप लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं तो एवरी 3 years और सो पूरा एक गैप आ जाता है, और सोलर कैलेंडर से बिल्कुल वो ऑफ चला जाता है, तो फिर वो उसमें एक ऐड कर देते हैं, एक महीना, उसको मलमास बोलते हैं, उसको ऐड करके उसको फिर से अलाइन कर देते हैं। तो वो जो लूनी सोलर कैलेंडर है उसकी जो आपके हर महीने की 13th 14th, यानी 13th डे 14th डे की जो बीच की नाइट होती है, दैट इज शिवरात्रि। और ये जो है ये महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि जो अब आ रही है, तो ये महाशिवरात्रि जो इसका जो 11th मंथ होता है, माघ महीना बोलते हैं जिसको, तो माघ महीने की 13th 14th वाली जो नाइट होती है, दिस इज महाशिवरात्रि। तो ये जो महाशिवरात्रि है, ये इस दिन जो है कहते हैं भाई कि शिव जी का और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये तो लेजेंड है, टॉकिंग अबाउट द लेजेंड। और उस लेजेंड में जाते हैं तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आपके चैनल पे ही बताया हुआ है कि जो लेजेंड्स हैं उनको हम लिटरली अगर देखेंगे तो दे साउंड लाइक स्टोरीज, ठीक है। लेकिन भारत की जो परंपरा है उसमें लेजेंड्स आर ओनली सिंबोलिज्म्स। तो उसका एक डीप सिंबोलिज्म है कि भाई शिव क्या है, पार्वती क्या है। शिव और पार्वती, यानी कि इसको वहाँ अलग अलग सिस्टम्स हैं। एक सांख्य का सिस्टम है जिसमें पुरुष और प्रकृति का मिलाप होता है, दैट इज वन। उसके अलावा शिव जो है वो, शिव इज द एसेंस एंड पार्वती इज द शक्ति, द एनर्जी। तो आपके सब्सटेंस प्लस एनर्जी
जब तो दोनों का यूनियन होता है तभी सृष्टि आगे चलती है। तो ये जो महाशिवरात्रि है, इट इज दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू दी व्हाट इज कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस, तत्व जिसको बोलते हैं, तत्व और शक्ति का ये मिलाप है। इसलिए इसकी इतने महत्ता है। यदि आपने डांसिंग शिवा, ये जो नटराज वाली जो आपने देखी हो, इफ यू हैव, अगर आप पिक्चर है आपके पास, उसको आप एग्जैक्टली। लाएं तो मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस, जी किस जी सर, तरह से प्लीज जो है वो प्लीज डांसिंग। एक्सप्लेन कीजिए आप। तो वो जो डांसिंग शिवा है ना, उसमें आप देखते हैं कि भाई उनके चार हाथ हैं और वो खड़े हुए हैं और ही इज ऑन हिज राइट लेग के नीचे एक एक समथिंग लाइक ह्यूमन लाइक फिगर इज देयर, उसको अपस्मार बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड जो है वो दैट इज अक्रॉस द राइट बट रेज्ड। और दाएं हाथ में उनके डमरू है और बाएं हाथ में उनके एक वो है फायर। जो ऊपर जो दाहिना हाथ है उसमें डमरू है और बाएं हाथ में फायर है। और बाकी एक हाथ जो है वो अक्रॉस हिज बॉडी वो दिखता है। और एक हाथ जो है वो अभय मुद्रा जिसको बोलते हैं, ये वाली, ये दाहिना हाथ। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जो ये है, ये इट इज शोइंग कि उनका जो डांस है वो डांस इज एक्चुअली सिग्निफाइंग द इटर्नल टाइम साइकिल। क्योंकि जब हम बात करते हैं टाइम साइकिल्स की, तो टाइम साइकिल जो है एब्राहमिक रिलीजन्स में, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म में, तो टाइम साइकिल है वो लीनियर होता है। लीनियर मतलब इट हैज अ बिगिनिंग, इट हैज एन एंड। लेकिन हमारा जो धार्मिक सिस्टम है उसमें जो टाइम साइकिल हैज नाइदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड। तो ये जो डांस है इट इज शोइंग दैट इट हैज नाइदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड। वो जो डमरू है, तो डमरू से आपका होता है शब्द, जो पंच महाभूत बोलते हैं जिनको, जिसमें आ, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु। अग्नि फायर, आकाश इज स्पेस, स्पेस। आकाश इज स्पेस। ये पंच महाभूत होते हैं, इनके 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं इन्हीं के। तो वो 5 एट्रीब्यूट्स, आकाश का शब्द, अग्नि का रूप, रूप मीन्स फॉर्म, और जल का जो है रस, जो टेस्ट होता है, और आपके फिर पृथ्वी, और क्या बताया मैंने, वायु, वायु का स्पर्श। तो ये जो है ये इसके तत्व होते हैं। तो ये इनसे ही पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। तो आप ये देख रहे हैं, जब ये जो नटराज शिवा है, ये प्रतीक क्या बताते हैं कि ये आकाश का जो शब्द जिसको बोलते हैं, स्पेस में जो आपका जो रेजोनेंस होता है, दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। तो वो जो डमरू बजा रहे हैं उसे शब्द से वो एक उससे क्रिएट कर रहे हैं। और जो दूसरे हाथ में जो आग है उससे वो उसका विनाश कर रहे हैं। तो इट इज एन एवर गोइंग, एवर मूविंग, इटर्नल टाइम साइकिल। एक तरफ से सृष्टि हो रही है, क्रिएशन हो रहा है, दूसरी तरफ से उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वाह। सो शिव के भी 2 नाम है। शिव, जब व्हेन ही इज क्रिएटिंग, दैट इज शिव, शिव मीन्स ऑस्पिशियस। The other form where he is destroying, that is called Rudra. Rudra is the scary form. और जो अपस्मार है, जो नीचे वो जो दबा हुआ है, that is called ignorance. वो that denotes ignorance. तो जब ignorance को you control the ignorance firmly, वो मरता नहीं है कभी। Ignorance is always there. You have to control the ignorance. Once you control the ignorance, then you understand the cycle. वाह, अमेजिंग। और वो जो है शिव
इसमें जो है वो शक्ति के साथ, एनर्जी के साथ, दिस इज दी व्हाट इज कॉल्ड मूल तत्व. मूल तत्व मीन्स बेसिक्स सब्सटेंस, यू कॉल इट क्विंटेसेंस, व्हाटएवर यू मे टर्म. हमारे अलग अलग संप्रदाय में सबके अलग अलग नाम हो जाते हैं. देयर इज अ शैव संप्रदाय, तो वो जो है वो इस मूल तत्व को महाशिव बोलते हैं. जो वैष्णव संप्रदाय उसको महाविष्णु बोलते हैं. और जो अद्वैत वाले हैं वो उसको ब्रह्म बोलते हैं. अलग अलग संप्रदाय जो है वो अपने अपने उनको जो है वो, बट दी यूनिटी इज वन. But that unity is static unless it is infused with energy. It doesn't result in creation. तो ये जो यूनिटी प्लस एनर्जी, इसका जो कॉन्फ्लुएंस है वो आज महाशिवरात्रि को, शिवरात्रि इज द नाइट ऑफ द शिवा एंड यू हैव इट एवरी मंथ, बट महाशिवरात्रि इज द वन व्हेन दिस infusion takes place. And with that infusion, you get that energy in that dancing Shiva to start that time cycle, the time cycle which is eternal. वाह वाह, अमेजिंग. एक तो संजय जी ये जो फिलॉसफी है इसके अंदर, जो एजुकेशन है इसके अंदर, उसके ऊपर मैं कह रही हूँ आबा, दूसरे आपकी नॉलेज के ऊपर आपने जिस तरीके से इसको बताया है, मुझे ये बताइए कि इसके अंदर ये है कि ये जो सरन लेबोरेटरी है उसके बाहर शिवा का, डांसिंग शिवा का स्टैचू है, इसके ऊपर बड़ी बात की जाती है. वहां पर क्यों है? क्योंकि वो तो देखें वहां पर गॉड पार्टिकल 10 years बैक डिस्कवर किया गया. वहां पर अभी जो ब्लैक होल की तस्वीर, वहां से सब कुछ वहीं से होता है. सरन लेबोरेटरी पूरी दुनिया ने मिलकर जो बनाई, वहां पर शिवा का, डांसिंग शिवा का स्टैचू, क्या यही वो टाइम फिलॉसफी? That eternal time cycle is what they are हाँ, denoting. एक्चुअली इसलिए. अगर आप इसमें भी देखें ना, वो जो हाँ. गॉड पार्टिकल वगैरह जो है, और जिसको हम्म. बहुत सारी जो अभी जो रिसेंट डिस्कवरीज हो रही हैं, दे हम्म. एक्चुअली इसको सपोर्ट करती हैं. क्योंकि यहाँ पर जो है वो, जब गॉड पार्टिकल वगैरह की जब बात हो रही थी, तब दे वर टॉकिंग अबाउट कि भाई इट इज़ एन एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स. तो अगर ये एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है तो फिर वो गॉड पार्टिकल, और उससे फिर जो वो एक लीनियर टाइम साइकिल्स, लीनियर टाइम वगैरह का जो वो होता है. लेकिन अब जो लेटेस्ट थ्योरीज आ रही हैं, एक प्रोफेसर सुभाष काक हैं, अच्छा. उनके साथ मेरे कई सारे डिस्कशंस हैं, और उन्होंने एक ई डायमेंशनल थियरी ऑफ ग्रेविटी उन्होंने प्रपोज की है. अच्छा. और उन्होंने ई डायमेंशनल थियरी इसलिए प्रपोज की है क्योंकि देखिए फिजिक्स में ये प्रॉब्लम है. फिजिक्स में पिछले जो लास्ट क्वांटम फिजिक्स ऑलमोस्ट 100 years अगो, बल्कि एग्जैक्टली 100 years अगो 1925 में ये इनका हुआ था. आई थिंक कोपेनहेगन में हुआ था. और क्वांटम फिजिक्स जिसमें प्रपोज करके और उसको फाइनल किया गया था. क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरी के बाद में फिजिक्स में कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई नहीं है. और हुई इसलिए नहीं है क्योंकि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेनन कि भाई ये एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स कैसे है. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की बात करते हैं. वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का कोई वो निकल नहीं पाता. वो दे नॉट एबल टू एक्सप्लेन. अलग अलग थेरीज बनाई, स्ट्रिंग थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, बट नन ऑफ देम दे हैव बीन एबल टू प्रूव इन फिजिक्स. तो अब उसके लिए फिर ये हुआ कि प्रोफेसर सुभाष काक ने ये जो थियरी प्रपोज की है, विच इज़ अंडर पीयर रिव्यू और चल रही है, और काफ़ी उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है. मे बी इन अ फ्यू ईयर्स इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, विच शोज कि भाई द स्पेस इज नॉट 3 dimensional, इट इज ई डायमेंशनल. और ई इज इक्वल टू आउलर्स कांस्टेंट, विच इज आई थिंक 2.74 समथिंग समथिंग. और उसको जब वो लगाते हैं तो फिर वो उन्होंने कैलकुलेट करके और पूरा दे दिया, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि आप आउलर्स कांस्टेंट और ई डायमेंशन अगर स्पेस की लेते हैं तो जो आपका जो स्पेस है वो फिर एवर एक्सपैंडिंग नहीं रहती. इट एक्सपैंड्स टू अ सर्टेन मैक्सिमम, देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, देन अगेन इट एक्सपैंड्स, और अगेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स. ये उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है. वो चल रहा है, उसका पीयर रिव्यू वगैरह चल रहा है. और उसकी थियरी अगर आपको देखनी हो तो आप मेरे टॉक्स में है, उनके साथ के टॉक्स में है, जयपुर डायलॉग में है. अच्छा. जयपुर डायलॉग्स में है.
तो ठीक। वो अगर आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तब आप जाएँगे कि जो इटर्नल टाइम साइकिल की जो इंडियन या जिसको आप कह सकते हैं जो सनातन कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल उसके साथ मैच करती है। तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया और उनको पूछा कि भई ये जो आपने ये इसका आइडिया कहाँ से है? उन्होंने कहा आइडिया जो एक हमारे जो 6 दर्शन हैं, षड दर्शन जिनको बोलते हैं फिलॉसफीज़, जो 6 मेजर फिलॉसफीज़, उसमें एक वैशेषिक है। उस वैशेषिक सूत्र से उन्होंने ये डिड्यूस किया और उनका ये भी कहना है कि वैशेषिक सूत्र में भी बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट माइंड एंड मैटर इन वैशेषिक सूत्र। तो वो वैशेषिक सूत्र ऋषि कणाद थे, उनका ये है वैशेषिक सूत्र। वो उसमें जाएँगे तो ये जो फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व होंगी। तो आप ये देख रहे हैं कि जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है डांसिंग शिवा और शिव एंड पार्वती, मैटर एंड एनर्जी, ये जो है ये पूरा का पूरा आप मे बी इन अ फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ वी मे बी एबल टू एक्सप्लेन इट बाय द बाय मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ओके। तो लेकिन क्योंकि अभी आप ये बात कर रहे हैं तो इसमें ये है ना कि वो तो 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशन वो टाइम को बोलते हैं। तो जो ये प्रोफ़ेसर साहब हैं उन्होंने टाइम को या इसमें शामिल किया या वो जो आपने बात की उसमें ये शामिल नहीं है? नहीं, नहीं, टाइम तो एज़ अ फोर्थ डायमेंशन विल ऑलवेज़ बी देयर। वो तो ओके, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ठीक है। जो फिज़िकल डायमेंशन है उसकी, जिसको 3 ओके। डायमेंशनल मानते हैं, जो उसकी हुँ, फिज़िकल डायमेंशन है, दैट इज़ नॉट एग्ज़ैक्ट 3 डायमेंशंस बट इट इज़ Euler's constant which is 2.74 something। ओके, बताइए कि ये बात करते हैं कि जिस तरह आपने भी बात की कि जो एनर्जीज़ हैं अपसर्ज होती हैं तमाम इंसानों के अंदर और वो इसके अंदर कुछ ख़ास रिचुअल्स या ये कि वो इस रात में मेडिटेशन करें या जो भी है, तो उनसे उससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। आपकी भी यही फ़िलॉसफ़ी आप समझते हैं ये महाशिवरात्रि पे? जी, दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेड। अब इसमें क्या है कि भई इट इज़ पॉसिबल टू प्रूव इट ओनली बाय एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि यह भी फ़िलॉसफ़ी है, सनातन धर्म की फ़िलॉसफ़ी ये है कि जो अ, समथिंग जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट एविडेंस। तो डायरेक्ट एविडेंस इज़ अ हायर प्रूफ दैन द एविडेंस ऑफ द बुक। जैसे एब्राहमिक रिलीजन्स में ये है कि भाई व्हाटएवर इज़ रिटन इन द बुक इज़ फाइनल। आप उसको कर नहीं सकते, अदरवाइज़ इट विल बी ब्लास्फेमी। सो देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। यहाँ तो ये कहा है कि साहब कि जो अगर आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है, वो जो लिखा हुआ है किताब में उसको नेगेट करता है, तो योर डायरेक्ट एक्सपीरियंस विल प्रिवेल। बट द ओनली थिंग हियर इट सेज दैट द डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज़ नॉट जस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द सेंसेस, देयर इज़ अ हायर डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्ट हायर एक्सपीरियंस, क्योंकि हायर जो डायरेक्ट हायर एक्सपीरियंस है, वो इंडिविजुअल होता है। वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, आप मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते। वी कैन शो ईच अदर द वे कि भाई इफ यू गो दिस वे देन यू विल गेट दिस एक्सपीरियंस। तो जो द वे ऑफ द ऋषिज इज टू शो यू द वे टू गो टू दैट हायर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो उस हायर डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आप उसको जो है वो प्रूव करते हैं। लेकिन अगर आप हुँ, उसको जो दूसरा कुछ कह रहा है उसको स्वयं मान लेते हैं तो देन इट इज एविडेंस ऑफ द बुक व्हिच इज कॉल्ड शब्द प्रमाण जिसको बोलते हैं। ओके, अनुमान भी होता है। 6 तरह के प्रमाण माने जाते हैं, प्रूफ माने जाते हैं। वैसे ठीक। इट इज ऑल एक्सप्लेन्ड इन माय बुक, ऑल रिलिजन्स आर नॉट द सेम। ओके, या एग्ज़ैक्टली अमेज़न पर मौजूद है एग्ज़ैक्टली। अच्छा संजय जी बात ये है कि ये जो आपने कहा कि हम इसको महसूस करके जो है जो इंसान का अपना एक जो एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपीरियंस होगा उसके थ्रू ही ज़ाहिर है कि आप साबित कर सकते हैं वरना लेकिन अगर आप ये तो देखें मैं कि इसमें सॉरी सर मैं सर पूरा जो नहीं किया। इसमें ये मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो एनर्जी फ्लोज़ होते हैं उस दिन मेडिटेशन बिकम्स ईज़ियर। हुँ, लेकिन आप अगर मुझसे कहें कि वेदर आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, नो आई हैवंट रीच्ड दैट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। यस, बट जो लोगों ने जिन लोगों ने किया है दे शेयर दिस एंड दे टेल यू दैट यू कैन आल्सो डू इट। एंड संजय जी अगर मैं आपको ये बताऊँ इफ आई टेल यू आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट देन ग्रेट। You are at a higher level of experience and energy.
अच्छा संजय जी, देखिए ना, अभी आपने ये बात की कि ये फिजिकली हम उसको साबित नहीं कर सकते। देखें, ये एक बात कही जाती है कि जो उस दिन जैसे चांद का जो असर है वो इंसान पे, क्योंकि जाहिर है कि इंसान भी तो पानी से ही कितना हिस्सा उसका बॉडी का जो है वो वाटर है। तो ये जो 85%। हाँ, ये जो लहरें उठती हैं समंदरों में उस दिन, जबकि पूरा चांद होता है या वो, तो इसका भी तो ताल्लुक है इससे। वो तो इसके ऊपर तो पूरी फिलॉसफी है। चंद्रमा मन सो जात, मतलब जो आपका जो माइंड है वो बहुत रिलेटेड है। उसका तो पूरा एक अलग ही क्या बोले उसका बॉडी ऑफ नॉलेज है। की जगहों पर जहाँ पर इसको किया जाता है तो पूरी दुनिया से फॉरेनर्स वहां पर आ जाते हैं और मनाते हैं। ईशा तो फाउंडेशन इज अ वेरी वेरी बिग इवेंट। वहाँ वो बहुत बड़ी इवेंट करते हैं सदगुरु हम्म जग्गी वासुदेव जी। हम्म बहुत बड़ी इवेंट करते हैं उसका, तो वो इसी हिसाब से करते हैं कि भाई इफ़ यू स्टे अप ऑल नाइट हम्म तो इट हेल्प्स यू इन मेडिटेशन। और फिर उसका बेसिकली वो कहते हैं कि भाई यू हैव टू स्टे अप इन द सेंस कि आपकी आपका जो वर्टेब्रा है वो आपको सीधी रखनी है, और सीधी हम्म रख के आप उसको मेडिटेशन करें ऑल नाइट। हम्म। डिफिकल्ट थिंग टू डू। मैं तो नहीं कर पाया कभी। अच्छा, नहीं सर, वहां पर तो बहुत लोग कर रहे होते हैं। मैंने सोनू निगम को करते हुए देखा है और बहुत सारी पर्सनालिटीज को। हम्म। लेकिन उस पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है। जैसे सदगुरु ने डांस किया वहां पर, वो हर साल ही उस वक्त करते हैं, तो वो तो शिवा को कर रहे होते हैं ना, यानी फॉलो। तो लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि देखें ये जो है ये डांस कर रहे हैं। टू ईच हिज ओन। लोगों को कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज थोड़ी ही है। हम्म। लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक कि आप जो ओके। मेरे से बात कर रही हैं, हाउ मेनी हिंदूज वुड नो दिस? वेरी फ्यू। नहीं सर, काफी लोग देख ही लेते हैं, इस तरह तो ना करें। नहीं, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, देखिए इसीलिए तो द बेसिक फिलॉसफी इज दैट इवन दो द बेसिक एलिमेंट, द तत्व इज वन, बट इट मैनिफेस्ट्स इन डिफरेंट वेज। तो वो जो डिफरेंस है वो सेलिब्रेट किया जाता है सनातन में। And, इसलिए जो लोग बहुत कहते हैं ना साहब कि इट इज प्लूरलिज्म बोलते हैं इसको, या साहब की वो मेनी गॉड्स, मेनी गॉडिज्म और नथिंग लाइक दैट। इट इज वन वन substance with unlimited manifestations. It has the power to manifest in different ways. तो इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि साहब कि या कि नहीं उसमें कोई नहीं हो सकता, दे कैन नॉट बी एनी पैरेलल दिस एंड दैट, तो यू एक्चुअली लिमिटिंग हिम। जब आप कहते हैं ना कि साहब कि अल्लाह जो है वो और किसी रूप में नहीं देखा जा सकता, तो यू एक्चुअली लिमिटिंग अल्लाह। जो हम्म सुप्रीम पावर है उसको आप लिमिट में कैसे बांध सकते हो? What is your way of knowing कि भाई it cannot manifest, that supreme power cannot manifest itself in other ways? That the supreme power cannot become a human being. That supreme power cannot manifest itself in a मूर्ति। या आपने डिसाइड करना है? किसको हम्म। किससे कैसे पता चल गया? जी कहाँ सर, से पता चल गया? अल गजाली को कहाँ से पता चल गया ये चीज़ कि नहीं साहब दो जो है वो तो बस एक ही जगह बैठे हैं सातवें आसमान पे, वहां से हिल नहीं सकते? यू लिमिटेड हिम। ये तो ह्यूमन माइंड ने लिमिट बांधी है। The supreme power is limitless. It is for you to find him. You can find him anywhere. सनातन धर्म में तो यही है कि भाई आप कहीं भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि मीन्स द सुप्रीम बीइंग इज प्रेजेंट इन एवरी nook and corner. सुप्रीम पावर लिमिटलेस है इस हद तक आपके यहाँ कि लॉर्ड शिवा के अंदर एक वो शक्ति है जो जिसका ताल्लुक एक नारी से है, और एक वो शक्ति है कि जिसमें वो मेल नजर आते हैं। तो जो अर्धनारीश्वर वही है उनका अर्धनारीश्वर रूप। वो एग्जैक्टली तो देखिए कि पुरुष और नारी का समागम, शिव और शक्ति के समागम के बिना सृष्टि नहीं हो सकती।
सृष्टि के लिए शिव और शक्ति दोनों आवश्यक हैं। ये तो जबकि अलग-अलग तरह से, जैसे गीता का भी जो लास्ट श्लोक है वो भी यही कहता है ना, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो धनुर्धरा मीन्स that is called dynamism. Arjun is representing the energy, and Yogeshwara Krishna is representing the supreme power. The तो ये योगेश्वर तो जब बोल दिया उनको कि लॉर्ड ऑफ द योगास, he is the supreme power. But even the supreme power requires an Arjun. That dynamic energy is required. तो ये चीज अगर जब हम अगर दूसरी तरफ लाएंगे वहां पे तो ब्लास्फेमी हो जाती है। लेकिन वो इसको निगेट भी किया, निगेट इस तरीके से उन्होंने किया कि आपने जो भी बात की कि एक सुप्रीम पावर लिमिटलेस है तो वो किसी मूर्ति में आ सकती है। तो जब आप किसी ऐसी चीज के गिर्द घूमते हैं या आप उस वहां पर जाकर अपनी जो है वर्शिप करते हैं जो कि एक पत्थर ही है, तो वो तो आपने फिर निगेट कर दिया ना उस चीज को, क्योंकि आप उसको इसलिए वर्शिप कर रहे हैं उस जगह पे जो कि एक आप उसको स्टोन ही कह सकते हैं। तो आप कहते हैं कि उसमें पावर आ गई इसीलिए कर रहे हैं ना सर, वहां पे तो निगेट कर देते हैं ना वो ये वाली बात मानते जो जो खुद से कर रहे होते हैं। एम आई राइट? आप समझ रहे नहीं, मैंने क्या निगेट किया, निगेट मैंने क्या निगेट कहा है? कैसे कर निगेट नहीं, कैसे कर दे? आपने कहा ना कि उस तरफ जो है देखे ना, ये कहा जाता है ना कि जी जो लिमिटलेस पावर आप कहते हैं कि मूर्ति में भी वो कहते हैं कि नहीं आ सकती, जबकि नहीं, उसी के देखिए, साथ एक साथ आप ये नहीं, समझिए उसी कि सर उसी के साथ साथ मूर्ति, आप काबे के गिर्द घूमते हैं, मैं ये बोल रही हूँ। वो काबे की बात नहीं कर रहा मैं, तो इधर की बात, वो नहीं दैट नहीं, इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। दैट व्हाई डू दे डू दैट, दे एक्चुअली, यू आर राइट, दे आर निगेटिंग दैट एग्जैक्टली मैं वो बात बेसिक कर थिंग। रही हूँ, निगेट भी कर रहे हैं ना। क्योंकि ये जो है ना, बेसिक चीज ये है कि द मूर्ति इज अ मीडियम, मूर्ति इज नॉट द डेटी। मूर्ति है, यू आर नॉट वर्शिपिंग द मूर्ति, यू आर वर्शिपिंग द डेटी थ्रू द मूर्ति। तो एक बार हमने शायद इसकी बात की हुई है, मूर्ति पूजा की, आपके जी ही जी कार्यक्रम में यहाँ। जी जी। तो वी आर वर्शिपिंग द डेटी थ्रू द मूर्ति। व्हाई? बिकॉज द आवर माइंड इज लिमिटेड, हम्म हम्म आवर माइंड इज नॉट लिमिटलेस। तो हमें जो है बिना फॉर्म के समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। हम्म तो इसीलिए यू रिक्वायर, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन अ फॉर्म, देन इट बिकम्स द मीडियम थ्रू व्हिच यू अप्रोच द डेटी। जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो संजय जी जो आज आपने बातें कर दी हैं वो सर सुनहरी कलम से और सुनहरी लिखाई में लिखने के काबिल हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने आज हमें समझाया है जो हम समझना चाह रहे थे कि जो क्या कॉन्सेप्ट है महाशिवरात्रि का और कैसे। बहुत अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। आपकी नॉलेज जो है इन डेप्थ एनालिसिस आपने जो पेश किया है दैट इज फिनोमिनल। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। Thank you for inviting me, Alia ji. Thank you. थैंक यू।